विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। डेट बताई थी आपको 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। ठीक है, जिसका बहिष्कार किया था किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। साथ में बताया था कि सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया। अब क्या हुआ, 1935 ईस्वी का अधिनियम बनने में कई वर्षों का समय लग गया। इसकी शुरुआत साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही हो गई थी। एक बार खाली क्वेश्चन यही पूछा गया कि 1935 के अधिनियम बनने में जो शुरुआत मानी जाती है वो कौन सी है? आंसर साइमन कमीशन की नियुक्ति। याद आया साइमन कमीशन? 1919 का एक्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसमें एक पॉइंट कहा गया था, एक क्लॉज ये भी था कि 10 वर्ष बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस बात की समीक्षा करेगा कि ये जो सुधार है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये कहाँ तक सफल रहे। लेकिन क्या हुआ कि कंजर्वेटिव सरकार ने 2 साल पहले ही वहां पर एक आयोग नियुक्त कर दिया जिसका अध्यक्ष कौन था? साइमन था। और 7 सदस्यीय आयोग में सारे के सारे वाइट लोग थे, गोरे लोग थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। भारत में उसका बड़ा विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे, ये बताया था, है ना। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के साथ ही 1935 का अधिनियम बनने का जो प्रोसेस थी वो शुरू हो चुकी थी, मतलब वहां से तैयारी शुरू हो गई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट वर्ष 1930 में पेश किए जाने के बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने अधिनियम के निर्माण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए श्वेत पत्र प्रकाशित किया जिसमें नवीनतम संविधान के प्रस्तावों का लेखबद्ध किया गया था। क्या किया गया था? श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। भारत सरकार का भी जो सरकारी रिपोर्ट है वो किस पर प्रकाशित होती है? श्वेत पत्र पर प्रकाशित होती है। ठीक है, जो इंग्लैंड की जो सरकारी रिपोर्ट है वो भी श्वेत पत्र पर क्या होती है? प्रकाशित होती है। तो ये पढ़ना आपने कि ऑरेंज बुक कहाँ की है, ग्रीन बुक कहाँ की है। कहाँ की है ग्रीन बुक? ये अलग अलग देशों के जो आधिकारिक दस्तावेज होते हैं ना, वो अलग अलग जगहों पर छपते हैं। मतलब बुक का नाम होता है कि जी ऑरेंज बुक में छपता है, ग्रीन बुक में छपता है। कुछ याद है? पहले आते थे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन भारत सरकार की जो रिपोर्ट होती है, सरकारी दस्तावेज जो होते हैं वो किस पर छपते हैं? आंसर श्वेत पत्र पर छपते हैं, व्हाइट पेपर बोलते हैं उसको। ठीक है, कि श्वेत पत्र जारी हो गया भाई। अब क्या हो गया? श्वेत पत्र जारी हो गया, मतलब वो चीज आनी है। तो श्वेत पत्र के बारे में तत्कालीन भारत सचिव सैमुअल होर, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, सैमुअल होर ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि श्वेत पत्र की योजना भारत को स्वशासन देने की योजना नहीं है, वह तो भारत में संवैधानिक प्रगति की दिशा में एक नई किस्त है। संवैधानिक प्रगति की दिशा में एक नई इंस्टॉलमेंट है। क्या है? किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट। यानी साफ साफ बोल रहा है कौन? सैमुअल होर, कि जो श्वेत पत्र की योजना है वो भारत को स्वशासन देने की योजना नहीं है। क्या नहीं है? स्वशासन देने की योजना नहीं है, बल्कि क्या है? भारत में संवैधानिक प्रगति की दिशा में एक नई इंस्टॉलमेंट है, किस्त है। श्वेत पत्र पर आगे विचार हेतु ब्रिटिश सांसद ने दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। क्वेश्चन बना हुआ यहाँ से कि श्वेत पत्र जो जारी हुआ था किसके लिए? भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए, है ना। क्या हुआ था 1933 में? तो उसके लिए एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन था? आंसर लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो ऐसे वाइसरॉय हैं शायद जिनका कार्यकाल सबसे लंबा है। चेक करना, सबसे लंबा कार्यकाल किस वाइसरॉय का था? एक बार इतना ही क्वेश्चन बना। आंसर लॉर्ड लिनलिथगो का था। संयुक्त प्रवर समिति ने रिपोर्ट में कहा कि भारतीय संघ की स्थापना तभी हो सकती है जब कम से कम 50% राज्य इसमें शामिल हों। कितने? यानी भारतीय संघ की स्थापना तभी होगी जब कम से कम 50% राज्य इसमें शामिल होंगे। प्रवर समिति की रिपोर्ट पर आधारित एक विधेयक दिसंबर 1934 में ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और सम्राट की अनुमति के बाद 2 अगस्त 1935 को कानून बन गया। कब? कहाँ चल रहा है सब कुछ? इंग्लैंड में चल रहा है, पार्लियामेंट में चल रहा है वहाँ की। ठीक है,
तो 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम मतलब एक तरह से पारित हो गया, लागू हो गया। तो अब उसकी जो बातें इंपॉर्टेंट वो क्या है कि भारत के लिए एक संघ स्थापित करने की योजना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। क्या? एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? तब आपने बोलना भारत सरकार अधिनियम 1935 में था। दूसरी बात, इस अखिल भारतीय संघ में कौन कौन शामिल होने थे? तो ब्रिटिश भारत के प्रांत, ब्रिटिश भारत के प्रांत। दूसरा, वो देसी रियासतें जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहती थी, जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहती थी। इसका मतलब अंग्रेज चाह रहे थे कि अब इनके बीच में क्या हो जाए, आपसी विवाद हो जाए, है ना। क्योंकि कोई भी रियासत नहीं चाहेगी कि मैं अखिल भारतीय संघ में शामिल हो जाऊं अपना राजपाट छोड़ के। क्यों होगी भाई कोई? और हुआ भी ऐसे ही बाद में। क्या हुआ? वो तो पटेल की सूझबूझ के कारण क्या हुआ, एक भारत राज्यों का संघ बन सका, वरना प्रिंसली स्टेट मिलने के लिए तैयार नहीं थी, है ना। एक पिक्चर देखना गुलाल, कौन सी? गुलाल। उसमें बताया गया है कि राजा लोग अभी भी क्या हैं, इस आस में हैं कि क्या एक दिन क्रांति करेंगे कि सभी मिलकर। हाइपोथेटिकल है लेकिन बता रहा हूं मैं, उस समय हुआ होगा ऐसा। दूसरी बात बोली गई कि इसी समय ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 थी भाई। ब्रिटिश भारत के प्रांत कितने थे? ब्रिटिश भारत बोल किसको रहे हैं? भारत के वो भूभाग जहां पर ब्रिटिशर्स का कब्जा है उनको क्या बोल रहे हैं हम, और जिनको वो प्रांत गठित कर चुके हैं उनको बोल रहे हैं ब्रिटिश प्रांत। क्या बोल रहे हैं? तो 11 ब्रिटिश प्रांत। ये 11 ब्रिटिश प्रांत कौन कौन थे? मद्रास प्रांत था, बम्बई था, बंगाल था। ये 3 तो पुराने ही हैं, बहुत पुराने, है ना। पहले प्रेसिडेंसी बोलते थे ना, बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, उसी को बोल रहे हैं हम लोग। मद्रास, बम्बई, बंगाल, फिर बोलना पंजाब, बिहार, उड़ीसा, फिर मध्य प्रांत, असोम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और सिंध, ठीक है भाई। इसमें एक संयुक्त प्रांत नहीं आया मेरे ख्याल से। प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11 थी ना। अच्छा, 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया गया था 1919 के अनुसार, उसको अब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 1935 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 से लाया गया था, उसको समाप्त कर दिया 1935 में। प्रांतों को स्वायत्तता दे दी। क्या दे दी? और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया। कहाँ लगा दिया? अब ये द्वैध शासन क्या होता था भाई? तो द्वैध शासन का मतलब ये था कि 2 तरह का शासन, दरअसल विषयों को बांट दिया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों का जो शासन करता था वो वॉइस रॉय किसके द्वारा करता था? अपने भारतीय मंत्रियों की सहायता से। और आरक्षित विषयों का शासन जो करता था वॉइस रॉय अपनी ही परिषद के सदस्यों की सहायता से करता था। तो 2 प्रकार से चल रहा था, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय कौन थे भाई? आरक्षित विषय सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे, जैसे प्रतिरक्षा। भाई किसी भी देश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है? प्रतिरक्षा, ठीक है। दूसरा, वैदेशिक मामले। कौन से? तीसरे, धार्मिक मामले। चौथे, कबायली क्षेत्र गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद की सहायता से शासन करता था। कबायली क्षेत्रों का जो क्या शासन था वो गवर्नर जनरल कार्यकारी पार्षदों की सहायता से करता था, ठीक है। आरक्षित विषय समझ में आ गए, यानी वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल वॉइस रॉय और उसकी परिषद काउंसिल, इनका शासन चला रही। प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, धार्मिक मामले और कबायली क्षेत्र। दूसरा, हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर जनरल अपने मंत्रियों की सहायता से करता था। वो मंत्री कौन होते थे? अधिकतर मतलब भारतीय मंत्री होते थे। क्या होते थे? और हस्तांतरित विषयों का जो विषय थे वो कम महत्वपूर्ण थे। वो प्रतिरक्षा जैसा महत्वपूर्ण विषय नहीं था, वैदेशिक मामलों जैसा महत्वपूर्ण विषय नहीं था, वो अन्य मामले थे, ठीक है। अब क्या हुआ? 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। मैं इसको ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ भाई, ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन में करा चुका हूँ। जब संवैधानिक विकास कर रहे थे वहाँ पे 1935 के एक्ट पूरे डिटेल में पढ़ा हमने, ठीक है। उसको दोबारा देख लेना आप। तो 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया और अदन को ब्रिटिश भारत के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। बरार को
2 नए प्रांत बनाए गए, उड़ीसा और बिहार का निर्माण किया गया। कौन कौन? उड़ीसा और बिहार। पहले ये सब किस में आते थे? बंगाल में आते थे। उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, इसको बंगाल प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे? बंगाल से टूटे फिर ये क्या बने? उड़ीसा अलग बना, बिहार अलग बना। ठीक है। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की सुविधा मिली। मैंने कहा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को क्या दे दिया गया? स्वायत्तता। केंद्र में द्वैत शासन लगाया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा संघ की इकाइयों के आपसी विवाद, केंद्र तथा प्रांतीय इकाइयों के विवाद को सुलझाने के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। क्या किया भाई? जिसको आज आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हो, कभी उसको फेडरल कोर्ट बोलते थे। किस एक्ट से बना था? 1935 के एक्ट से बना था फेडरल कोर्ट। ठीक है। जैसे संविधान लागू हुआ उसके बाद उसको हमने सुप्रीम कोर्ट कहा। क्या कहा? उच्चतम न्यायालय। ठीक है। परंतु यह न्यायालय अपील की अंतिम न्यायालय नहीं था, किंतु अंतिम न्यायालय जो था वो प्रीवी काउंसिल था। प्रीवी काउंसिल मतलब राजा का न्यायालय ब्रिटेन में। यहाँ पे संघीय न्यायालय जरूर था, लेकिन लास्ट न्यायालय जो अपील का था वो कौन सा था? प्रीवी काउंसिल। लेकिन वर्तमान में जो हमारा अंतिम न्यायालय है वो कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। 1935 का अधिनियम कई मामलों में अनोखा था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक के अधिनियम में सबसे बड़ा था। इसमें 321 धाराएं थी, 19 परिशिष्ट थे। 321 धाराएं और 19 परिशिष्ट थे। 1935 का अधिनियम अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था। अंतिम संवैधानिक प्रयास था जो सबसे अधिक समय तक कार्यरत रहा। कब तक रहा भाई? कब? अरे अधिक समय तक तो रहा, पर कब तक रहा? 26 जनवरी 1950 से पहले। कुछ आर्टिकल्स तो संविधान के अंगीकृत होने के बाद ही लागू हो गए, मतलब काम करना शुरू कर दिया था उन आर्टिकल्स ने। लेकिन उससे पहले जो हमारी स्थिति है वो कैसी है? डोमिनेंट स्थिति है हमारी। 26 जनवरी 1950 जैसे ही हम गणतंत्र होते हैं, हमारा एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, तो उसके बाद हम क्या बन जाते हैं? गणतंत्र, रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ही यही होता है कि अब एक राष्ट्राध्यक्ष होगा और वो वंशानुगत नहीं होगा, अभी तो चुना जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई। 1935 के अधिनियम की व्यवस्था के आधार पर भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। क्या किया गया था? सत्ता का हस्तांतरण। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1935 के अधिनियम ने 1935 के अधिनियम को दासता का अधिकार पत्र कहा। ये क्वेश्चन बनता बार बार। 1935 के एक्ट को दासता का चार्टर किसने कहा? आंसर चार्टर मतलब अधिकार पत्र। चार्टर मतलब उन्होंने इस अधिनियम को एक ऐसी मशीन बताया जिसमें ब्रेक तो अनेक हैं लेकिन इंजन नहीं है। अनेक ब्रेकों वाली एक ऐसी इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी। इंजन है नहीं और दुनिया भर के ब्रेक लगा रखे। क्या करना है ऐसी गाड़ी? जिन्ना ने कहा इस अधिनियम के बारे में, 1935 के अधिनियम के बारे में, कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। क्या है? सी राजगोपालाचारी ने कहा कि यह द्वैत शासन से भी बुरा है। क्या है? द्वैत शासन से भी बुरा है भाई। फिर क्या हुआ कि 1937 में इलेक्शन हुए, प्रांतीय इलेक्शन, प्रांतीय चुनाव बोलते हैं, और फिर प्रांतों में मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। ठीक है। कांग्रेस ठीक ठाक आई कहाँ? प्रांतों में। लेकिन तब तक क्या हुआ? बाद में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। क्या हो गया भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था। 37 में इलेक्शन हुए, प्रांतों में मंत्रिमंडल अपना काम कर ही रहे थे, तब तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया 1 सितंबर 1939 को, है ना। जर्मनी पोलैंड में घुसा, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। अब क्या हुआ कि ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। क्या कर दिया? ये मंत्री जितने भी थे सब नाराज हो गए भाई। कौन? जितने भी प्रांतीय मंत्री थे वो सब नाराज हो गए कि बिना भारतीय मंत्रियों से पूछे ब्रिटेन ने क्या कर दिया? युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। तो सभी ने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। क्या कर दिया भाई? त्यागपत्र दे दिया। अब जब त्यागपत्र दे दिया तो अधिकतर तो कांग्रेस ही थे। कौन खुश हुआ होगा? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने कहा इन कांग्रेसियों से मुक्ति मिल गई हमें। क्या मिल गई? तो इसलिए मनाया गया मुक्ति दिवस। क्या मनाया गया? अब मुक्ति दिवस की डेट पूछता है वो कि कब मनाया गया था। कब मनाया गया था मुक्ति दिवस? मुस्लिम लीग की 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है। एक है मुक्ति दिवस जो 22 दिसंबर 1939 को मनाती है। कब मनाती है?
इस डेट को अभी याद कर लो, पेपर में मिलेगा, उत्तराखंड के पेपर में मिलता है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। आंसर 22 दिसंबर 19। फिर पूछा क्यों मनाया, तो आपने बोलना है कि प्रांतीय जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया था। अधिकतर कौन थे उसमें, कांग्रेसी, है ना, क्या थे भाई। और एक पूछता है मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस, क्या पूछता है, सीधी कार्यवाही दिवस की डेट बताओ मुझे, वो बाद में होती है 1946 के आसपास। सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग बताओ तो। 16 अगस्त 1946। देखो 2-3 चीजें याद कर लो, एक खिलाफत दिवस याद कर लो कि खिलाफत दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया, पढ़े थे, हाँ बताओ कब मनाया गया खिलाफत दिवस। 17 अक्टूबर। हाँ जी, 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 1919। दूसरा ये याद कर लो, क्या मुक्ति दिवस कितनी तारीख, 22 दिसंबर 1939। यार 1939 तो मत बोलो, 1939 बोलो, या तो पूरा हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो पूरा, 1939। और एक याद कर लो सीधी कार्यवाही दिवस कब, 16 अगस्त 1946, है ना, समझ में आ गया। अब सीधी कार्यवाही दिवस का मतलब समझते हो, क्या होता है सीधी कार्यवाही दिवस। मुस्लिम लीग को जब लगा कि पाकिस्तान नहीं बन रहा है, तो मुस्लिम लीग ने आह्वान किया, सब अपने अपने क्या निकालो, असले वसले हथियार जो भी है मार काट शुरू कर दो, दैट इज सीधी कार्यवाही दिवस। सीधी कार्यवाही दिवस मतलब दंगे शुरू कर दो अब, ठीक है। चलो जी, तो भाई प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों का गठन 1936 और 1937 ईस्वी में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के सभी गुट चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। देखो भाई, महात्मा गांधी तो है नहीं इस समय राजनीति में ज़्यादा, वो तो हरिजनोत्थान में लगे हुए हैं, अस्पृश्यता का अंत करने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है गांधी जी से ना तो पूछा गया, सीधे लखनऊ में और फैजपुर, 1936 में लखनऊ गोमती नदी के किनारे और 1937 में फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के सभी गुट क्या हो गए, चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। चुनाव में हिस्सेदारी की प्रासंगिकता को सिद्ध करते हुए नेहरू ने कहा कि संविधान सभा की मांग के साथ साथ कांग्रेस की राजनीतिक नीतियों और आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में जनता को शिक्षित करने का यह उपयुक्त अवसर है। क्या है, हम इलेक्शन में भाग क्यों ले रहे हैं, उसका कारण बताया कि संविधान सभा की मांग के साथ साथ कांग्रेस की राजनीतिक नीतियों और आर्थिक कार्यक्रमों के बारे में जनता को शिक्षित करने का यह उपयुक्त अवसर है। यह कथन किसका है, जेएल नेहरू का। जनवरी फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी दलों का सफाया करते हुए कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। पूर्ण बहुमत का मतलब समझते हो, 2/3 मेजोरिटी से आ गए। कहाँ कहाँ पर, मद्रास, कहाँ पर अभी, मद्रास में। दूसरा संयुक्त प्रांत में, दूसरा कहाँ, संयुक्त प्रांत मतलब यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आप उत्तर प्रदेश बोलते हो आज, ठीक है। तीसरा आ गई मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत मतलब जिसको आज आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बोलते हो ना, वो मध्य प्रांत था। और भी था बड़ा, और बड़ा था बिहार में, उड़ीसा में, यहाँ पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ये 5 इनाम याद करने पड़ेंगे, क्वेश्चन बन रखे। आपने बोलना संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, क्योंकि ये 2 बड़े प्रांत थे, ठीक है। फिर बोलना आपने मद्रास, बिहार, उड़ीसा। अब कांग्रेस बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। कहाँ कहाँ, बंबई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केवल 2-3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस को झटका लगा। एक है पंजाब, पंजाब तथा सिंध, एक साथ बोलना आपने, पंजाब तथा, और दूसरा है बंगाल। दूसरा क्या है, यहाँ पे बहुमत से वंचित रह गई कौन, उस जमाने में पंजाब में क्या था, यूनियनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी वहाँ पर, यूनियनिस्ट पार्टी। और बंगाल में थी कृषक प्रजा पार्टी। कौन थी,
ये कांग्रेस से बिल्कुल अलग थी। ये मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बनाती है सरकार। क्या करती है? मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाती है। तो क्या हुआ कि अब देखो, दो क्वेश्चन पूछता हूँ। एक पूछता पूर्ण बहुमत कितने राज्यों में मिला, तो आपने बोलना है 5 राज्यों में। 5 राज्यों के नाम बोलना है आपने, यूनाइटेड प्रोविंस, मध्य प्रांत, मद्रास, बिहार और उड़ीसा। फिर बोलेगा कि कांग्रेस ने मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बिहार, बंबई और उड़ीसा, कुल 6 प्रांतों में अपनी सरकारें गठित की। यानी बंबई में, क्योंकि बड़े दल के रूप में उभरा था कांग्रेस, किसके रूप में? तो इन 6 प्रांतों में सरकारें बनी। 5 प्रांतों में भले ही पूर्ण बहुमत था, लेकिन सरकारें कितने प्रांतों में बनी? 6 प्रांतों में। पंजाब में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी का गठबंधन हो गया और वहां पर उनकी सरकार बनी। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग का गठबंधन हो गया, तो वहां पर क्या बनी? ये संयुक्त सरकार बन गई बंगाल में, कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की। इतना समझ में आ गया? कार्यकाल, संयुक्त प्रांत की सरकार और बिहार में 1939 ईस्वी में काश्तकारी अधिनियम पारित किया। अब काम क्या किया इन्होंने? काश्तकारी अधिनियम पारित किया 1939 में। किसने? यूनाइटेड प्रोविंस ने, और यूनाइटेड प्रोविंस की सरकार ने और बिहार की सरकार ने। क्लियर हो गया? इस अधिनियम द्वारा आगरा और अवध के किसानों को जोत का पुश्तैनी अधिकार मिला। जोत का, तो भाई काश्तकारी अधिनियम पारित कराना और ये बोलना कि भाई जो भूमि जोत रहा है वही मालिक है, जमींदार नहीं है मालिक। कौन है? तो भाई अच्छा काम था उस जमाने में। चलो, दूसरा, कांग्रेस शासित प्रदेशों में कांग्रेस तथा अन्य कार्यकर्ताओं के प्रयास से समग्र रूप से किसानों में व्यापक जागरूकता तथा बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना देखने को मिली। कहाँ पर? कांग्रेस शासित प्रदेशों में। बंबई की सरकार में 1937 ईस्वी में कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति की गई। कपड़ा, इसमें कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, स्वास्थ्य तथा बीमा सुरक्षा की सिफारिश की गई। बड़े अच्छे काम किए कांग्रेस ने। मद्रास में कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री टी प्रकाशम की अध्यक्षता वाली समिति ने स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट वाले क्षेत्रों का स्वामित्व का अधिकार जमींदार से लेकर रैयतों को देने की सिफारिश की। जमींदारों से रैयतों को किसका अधिकार भाई? स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों का स्वामित्व, यानी जमीनों के मालिक कौन होंगे? किसान होंगे, जो भूमि को क्या कर रहे हैं? जोत रहे हैं। और जो क्या कर रहे हैं? परमानेंट सेटलमेंट के तहत काफी सालों से क्या कर रहे हैं? लगान दे रहे हैं, वही मालिक होंगे। होना भी चाहिए। बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के प्रथम अधिवेशन के समय वहां कुछ किसान जुलूसों के शक्ल में असेंबली भवन में घुसकर कुछ समय तक वहां सीटों पर बैठे रहे। ऐसा भी हुआ। किसान कहाँ बैठ गए? विधानसभा में। कहाँ की? बंबई की। बंबई सरकार ने हड़ताल और तालाबंदियों को रोकने के लिए मध्यस्थता के सिद्धांत पर आधारित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1939 पेश किया। ये भी एक अच्छा था। उन्होंने कहा यार क्या होना चाहिए? हड़तालें नहीं होनी चाहिए, तालाबंदी नहीं होना चाहिए, बल्कि मध्यस्थता के सिद्धांत पर काम करते हुए जो औद्योगिक विवाद है उनको निपटाने के लिए एक अधिनियम लेके आए, जिसको बोला जाता है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1939। इस समय कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जैसे बंगाल के वर्धमान जिले में नहरी पानी टैक्स में वृद्धि के खिलाफ आंदोलन हुआ 1937 में। 1938 में उत्तरी मेमनसिंह में हम्पोग आदिवासियों द्वारा मोती सिंह के नेतृत्व में गारो पहाड़ियों के फसल पर बढ़ते हुए लगान के विरोध में आंदोलन किया गया। ये शायद यूपी का क्वेश्चन है। हम्पोंग आदिवासी मोती सिंह के नेतृत्व में कहाँ पर आंदोलन करते हैं 1938 में? आंसर उत्तरी मेमनसिंह। उत्तरी, ये जिले का नाम है उत्तरी मेमनसिंह। क्या है? उत्तरी मेमनसिंह डिस्ट्रिक्ट का या जगह का नाम है। ठीक है। वकास्त भूमि की बहाली से संबंधित यह आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936-39 में चलाया गया। कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936 से 1939 में चलाया गया। अक्टूबर 1937 में अखिल भारतीय किसान सभा ने लाल झंडे को अपने ध्वज के रूप में स्वीकार किया। वैसे कम्युनिस्टों का झंडा होता है लाल, वो हेलो हाय नहीं करते हैं, लाल सलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो किसानों ने, अखिल भारतीय किसान सभा ने भी लाल झंडे को अपने ध्वज के रूप में क्या किया? स्वीकार किया। एक तरह से कहीं ना कहीं
जो गरीबों की, दरिद्रों की, किसानों की, मजदूरों की अधिकारों की जो बात करते हैं वो कौन होते हैं भाई? अधिकतर पहुंच कर अंदर कम्युनिस्ट होते हैं। कहीं ना कहीं वो लाल झंडा इसीलिए क्या किया गया, स्वीकार किया गया। चलो, सरकारें भी करती हैं, अपना कार्य करती हैं, बहुत सारी चीजें देती हैं, ठीक है। कांग्रेस शासित प्रदेशों में मंत्रियों ने स्वेच्छा से अपना वेतन कम करके 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया, और साथ ही द्वितीय व तृतीय श्रेणी के रेल टिकट पर इन मंत्रियों ने यात्राएं की। क्या की? 500 रुपये पर मंथ मिलता था भाई उस जमाने में उन्हें। कितना कम किया इन्होंने वेतन, वैसे वेतन ज्यादा था, 500 रुपये मिलता था उस जमाने में। किनको? सांसदों को, वो सॉरी जो विधायक थे उस समय। और फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता था, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के रेल टिकट पर क्या करेंगे? यात्राएं करेंगे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को उनकी अनुमति के बिना ही युद्ध में घसीट लेने के कारण कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों ने विरोध स्वरूप मंत्रालयों से त्यागपत्र दे दिए। अब आपने यहाँ पे बोलना है कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो कांग्रेसियों ने, या प्रांतीय जो कांग्रेस मंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिए? आपने बोलना है कि बिना भारतीय मंत्रियों की पूछे भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया, तो भारतीय मंत्रियों ने नाराज तो होना ही था, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, है ना। तो लेकिन कांग्रेस, जो मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, ये सब खुश हुए, इन्होंने कहा मुक्ति मिल गई। तो मुस्लिम लीग ने मनाया मुक्ति दिवस कब? 22 दिसंबर 1939, ठीक है। कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों के कार्यों की समीक्षा हेतु एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। इसे संसदीय उप समिति भी कहा जाता था। इस परिषद के सदस्य कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। केंद्रीय नियंत्रण परिषद कांग्रेस शासित मंत्रिमंडलों के कार्यों की समीक्षा के लिए 1938-39 के आसपास केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी। ये कौन करते थे? सरदार पटेल करते थे कि भाई कांग्रेस शासित मंत्रिमंडल के कार्य सही हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दूसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद और तीसरे राजेंद्र प्रसाद। बड़े नाम थे ना, बड़ा कद था इनका, ठीक है भाई। 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जब जर्मनी यानी हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? तत्कालीन भारतीय वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों की बिना अनुमति के यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल है, ठीक है। कांग्रेस कार्य समिति ने सरकार से युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट करने की मांग की, परंतु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वाइसरॉय ने भारतीयों के सामने युद्ध के बाद औपनिवेशिक स्वराज का पुराना वायदा दोहराया। फिर वही बोला उन्होंने, क्या वाइसरॉय क्या बोल रहे हैं? हम आपको औपनिवेशिक स्वराज देंगे। क्या देंगे? औपनिवेशिक स्वराज देंगे। लगभग 28 माह तक शासन में रहने के बाद कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने कांग्रेस कार्य समिति की अनुमति के बाद 22 अक्टूबर 1939 को मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने दलित नेता भीमराव अंबेडकर के साथ 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। ध्यान रखना, डॉक्टर अंबेडकर भी हैं इसमें। कौन है? नेहरू और अंबेडकर की ज़्यादा बनती नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर का होना जरूरी है। किसमें? ड्राफ्ट मतलब संविधान सभा में। उनके बगैर संविधान का कल्पना करना भी क्या है? गलत है ना। अब आता है भाई कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। क्या आता है? 1939 कहानी सुना देता हूं। 1938 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। 1939 में फिर सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए। कहाँ? त्रिपुरी। ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अब सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ गांधी जी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, पट्टाभी सीतारमैया, और सुभाष चंद्र बोस ने उसको हरा दिया, पट्टाभी सीतारमैया। गांधी जी को बड़ा अपमान से वो गांधी ने कहा कि पट्टाभी की हार मेरी हार है, ठीक है। अब क्या हुआ? लेकिन सुभाष चंद्र बोस को त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि कार्य जो बार बार बाधित होते रहे। तो एक दिन सुभाष चंद्र बोस नाराज हुए और उन्होंने क्या कर दिया? त्यागपत्र दिया। नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया,
और बाद में उन्हें नजरबंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। अब क्या हुआ कि क्वेश्चन ये बना उत्तर प्रदेश में कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया तो अध्यक्ष कौन बना। अब पहला ऑप्शन जो दिया ना उन्होंने वो ये दिया जो गांधी का प्रत्याशी है, लेकिन आंसर जो होता है वो राजेंद्र प्रसाद, अजात शत्रु, जिनका जन्म से ही कोई शत्रु ना हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने उनकी जगह। कौन बने? सुभाष चंद्र बोस की जगह। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया कि उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदों से सुभाष को हटा दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को। साथ ही कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बस। फिर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सुने हो? अरे मुलायम सिंह यादव नेताजी बोला जाता उत्तर प्रदेश में, क्या बोलते हैं। हालांकि उत्तराखंड के साथ तो अच्छा नहीं किया उन्होंने, रामपुर तिराहा कांड जो बोला जाता है, पर अब स्वर्गीय हो चुके हैं। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी सुना होगा, लेकिन ये समाजवादी पार्टी ये तो बाद की समाजवादी पार्टी है। बोलते तो हैं कि उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हैं, पर जो मेन समाजवादी पार्टी थी 1934 में कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारों के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण आचार्य नरेंद्र देव, कौन सा? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, कौन भाई? जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, इन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। होने को तो और भी है, मीनू मसानी है, और भी नाम पढ़ेंगे हम, लेकिन मेन नाम जो पढ़ने आपने आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक क्या हैं। देसी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन, फिर किसके भाई? देसी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन। भारत में छोटी बड़ी 562 देसी रियासतें थी, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या की 1/3 जनता निवास करती थी। कितनी? 1/3 जनता निवास करती थी। रियासतों के शासक सामान्यतः सामंतवादी और निरंकुश प्रवृत्ति के थे। वे सरकार के अधीनस्थ मित्र जैसे थे। कैसे? अधीनस्थ मित्र जैसे थे। 1941 के आंकड़ों के अनुसार देसी रियासतों के अधीन कुल कितनी? 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्र था, जिसमें निवास करने वाली जनता करीब 7 करोड़ थी। कितनी? 7 करोड़ जनता राजा के शासन में, राजा के अंडर में शासन, मतलब राजा के अंडर में रह रही थी। शासन कहाँ करती जनता? जनता तो क्या होता है? जनता का शोषण होता है। क्या होता है? राजा शोषक होता है, प्रजा जो होती है वो शोषित होती है। ठीक। रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद रियासत थी भाई, 82,700 वर्ग मील। कौन सी? जिसमें कुल जनसंख्या जो थी वो 1,65,00,000। कितनी? 1,65,00,000 जनसंख्या थी। वार्षिक आय 10 करोड़ रुपए थी। हैदराबाद में बताया जाता है सुरंगों में छुपा दिया था वहाँ के निजाम ने पैसा। खुदाई करके देखो, कहीं ना कहीं क्या होगा, सोना चांदी मिलेगा। कहाँ? ऐसा बताया जाता है कि हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के डर से क्या कर दिया था, नीचे सुरंगें थी, गुफाएं थी कि वहाँ रख दिया था सोना। खोदने की आवश्यकता है भाई। सबसे छोटी रियासत जो थी वो बिलवारी थी, 1 एकड़ वर्ग मील की। कितनी? 1 एकड़। 1 एकड़ से नीचे की जो भूमि वाले किसान होते हैं उनको सीमांत किसान कहा जाता, मार्जिनल फार्मर। इतने तो किसान होते हैं जितने की बिलवारी रियासत थी। कई एकड़ों में होती थी पहले किसानों के पास भूमि। फिर हदबंदी की गई कि भाई अगर कृषि भूमि है तो इतनी होगी, अगर बंजर भूमि है तो इतनी होगी। हदबंदी समझते हो? मतलब तय किया गया कि इससे ज्यादा भूमि नहीं रखेगा एक व्यक्ति, है ना। चलो जी, सबसे छोटी रियासत बिलवारी थी, 1 एकड़ वर्ग मील की। अच्छा, ये वर्ग मील में थी। 1 एकड़ वर्ग मील की जनसंख्या 27 व्यक्तियों तथा वार्षिक आय 80 रुपए। कितनी? राजा है कि 80 रुपए। 1920 के असहयोग आंदोलन के समय विभिन्न देशी रियासतों में उनके राज्यों की प्रजा द्वारा प्रजा मंडलों की स्थापना की गई या राज्यों की जनता के सम्मेलनों की स्थापना हुई। टिहरी राज्य प्रजा मंडल के बारे में सुना होगा आपने, श्रीदेव सुमन के बारे में भी सुना होगा, है ना।
नागेंद्र सकलानी, मोलू भंडारी, ये नाम सुने हैं। राजशाही के विरुद्ध लोहा लेने वाले नौजवान थे उस जमाने के। ठीक है, ठीक है जी। इन सम्मेलनों या आंदोलनों का उद्देश्य अपने अपने राज्यों में प्रशासन का उदारीकरण तथा लोकतांत्रिकरण करना था। क्या था? लोकतंत्रीकरण करना था। दिसंबर 1927 को बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर और एक अखिल भारतीय राज्यों की जनता का सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। कब? 1927। ठीक है, 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने देसी रियासतों के प्रति कांग्रेस की नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग नहीं रह सकती। जिन्हें इन राज्यों के भविष्य के निर्धारण का अधिकार होगा वह इन राज्यों की जनता ही होगी। कौन होगी? बता दिया था कि जनता ही तय करेगी कि राजा चाहिए या लोकतंत्र चाहिए। 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित कई देशी रियासतों ने जनता ने निर्वाचन द्वारा जनप्रतिनिधित्व और स्वशासन के सिद्धांतों का मनवाने के लिए आंदोलन किए। राजकोट राज्य में होने वाले आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने अनशन किया था। राजकोट वहीं के थे, गुजरात के थे, है ना। 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर तब तक आपको पता ही है क्या हो गया, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1 सितंबर 1939 को, है ना। तो बहुत सारी कहानी हुई कि जर्मनी सेनाएं 1 सितंबर 1939 को जर्मनी पोलैंड में घुस गया। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती हैं। कहाँ पर? 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम होता है। कभी हिस्ट्री चैनल देखना भाई, यहूदियों को पता नहीं 65 लाख से ज्यादा यहूदी मारे किसने? हिटलर ने। और कैसे मारे आप सोच नहीं सकते। महिलाएं, बच्चे जहां पर दिखे वहीं गोली मारी गई। तो कभी इनके वो देखना, कई जगहों पर तो गैस चैम्बर में बंद करके मरवाए, कई जगह पर तो पहले कब्रें खुदवाई, फिर बोला यार ज्यादा गोली अलग अलग गोली से क्यों मारना है, एक लाइन में खड़ा किया कब्र के बगल में, एक ही गोली से 4-4, 5-5 लोग मरे, उनको उसी कब्र में क्या कर दिया गया। बड़े हृदय विदारक पिक्चरें बनी हैं, कभी देखना। इजराइल ऐसे ही थोड़े इजराइल बना, अन्याय हुआ है भाई उनके साथ भी। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बच्चों, उसमें एक मूवी देख रहा था मैं, उसमें बच्चे के बोलते हैं मुंह खोलो, मुंह में क्या गोली मारते हैं, महिलाओं को मार देते हैं। जिन लोगों ने बचाने का भी प्रयास किया उनको तो नहीं मारा, लेकिन यहूदी जितने भी थे उनको क्या किया, मारा गया। तो बहुत बुरा हुआ। ठीक है, यहूदियों का कत्लेआम 23 जून 1941, कभी नेट में डालना 23 जून 1941 हिस्ट्री चैनल, क्या हुआ था देखना उसमें। 8 दिसंबर 1941 अमेरिका में भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया भाई। 27 जनवरी 1945 सोवियत फौजें ऑजविट्स को मुक्त कराती हैं। 8 मई 1945 यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय हो जाती है ना। बहुत सारी घटनाएं हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ इसके बारे में बताऊंगा। इसके बारे में तो हल्का सा बता देता हूँ। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध के समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा ठीक है, युद्ध में भाग लेंगे हम, भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करो। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने युद्ध में सहयोग की नीति का विरोध करते हुए कहा कि ब्रिटेन पर आया यह संकट भारत की आजादी दिलाने का दुर्लभ अवसर है। क्या है? गांधी और नेहरू का दृष्टिकोण था कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर। अब देखो भाई, यहाँ पर ये थोड़ा सा, सुभाष चंद्र बोस तो आजादी दिलाने का दुर्लभ अवसर मान रहे हैं, गांधी और नेहरू मान रहे हैं कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ये अद्भुत सा स्टेटमेंट था कि भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए क्योंकि ये अहिंसा का रास्ता नहीं है। क्या नहीं है? 22 जून 1941 को जर्मनी द्वारा सोवियत रूस पर आक्रमण कर देने के बाद भारतीय साम्यवादी, जो कि अब तक ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में असहयोग कर रहे थे, ने ब्रिटिश विरोधी रुख को त्याग कर सरकार के लिए युद्ध प्रयासों का समर्थन करना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि सोवियत जो था वो कम्युनिस्ट कंट्री था। क्या था?
अब जर्मनी ने सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया और जर्मनी के विरुद्ध कौन लड़ रहा है? ब्रिटेन लड़ रहा है। तो पहले तो जो कम्युनिस्ट थे वो ब्रिटेन के विरुद्ध थे भारत में कि नहीं भाई ये गलत कर रहा ब्रिटेन। लेकिन जब रूस पर आक्रमण हो गया जर्मनी द्वारा, अब ब्रिटेन ने जर्मनी को क्या करना था? हराना था। तो अब उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश विरोधी रुख को त्याग दिया और सरकार के युद्ध प्रयासों का समर्थन करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, तो इसमें इतना ही बता रहा हूं। इसके बाद बताऊंगा मैं अगस्त प्रस्ताव 1940।